भाभी ने बनाया गरीब नंद के ससुराल वालों के लिए अमीर खाना। अनुज, गुंजन, मम्मी जी डिनर लग गया है, जल्दी से आ जाइए। प्रिया बहू, आज खाने में कुछ खास बनाया है क्या? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। जी मम्मी जी, मैंने डिनर में सारा खाना गुंजन के पसंद का बनाया है। वह सुबह मैंने फली की सब्जी बनाई थी, इसलिए ननद जी ने ठीक से खाना नहीं खाया था। गुंजन डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है और डिनर में लौकी की सब्जी देखकर चिढ़कर कहती है, ये क्या प्रिया भाभी, सुबह ब्रेकफास्ट में आपने अनएजुकेटेड बीन्स बना दिया और अब डिनर में ये लौकी मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे गुंजन, पहले खा कर तो देख, तेरी भाभी ने एकदम मक्खन मलाई जैसी लौकी की सब्जी बनाई है, बहुत स्वादिष्ट है। मम्मी, मुझे ये लौकी की सब्जी नहीं खाना तो नहीं खाना। फली नहीं खाएगी, लौकी नहीं खाएगी तो क्या गुइयां खाएगी? खाने पीने में इतने नखरे करना बिल्कुल ठीक बात नहीं। अरे कल को शादी के बाद ससुराल जाएगी तो क्या होगा? मम्मी जी जाने दीजिए ना। गुंजन, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना कर लाती हूँ। प्रिया अपनी ननद से बहुत प्यार करती है, इसलिए वह उसके हर नाज उठाती है। प्रिया के पति अनुराग का अपना बिजनेस है, जिसे अनुराग ने अपने मेहनत से खड़ा किया, इसलिए कि गुंजन प्रिया की इकलौती ननद है, उसकी हर एक जिद पूरी हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन अनुराग मिठाई लेकर आता है। माँ, प्रिया, ये लो मिठाई खाओ। क्या बात है अनुराग जी, कोई नई बिजनेस डील मिली है क्या? नहीं प्रिया, ये मिठाई तुम्हारी नंद की शादी की है। मैंने प्रिया के लिए लड़का देखा है, बहुत ही शरीफ और इज्जतदार लोग हैं। पूरब नाम है लड़के का। कल वो गुंजन को देखने आ रहे हैं। अगले दिन पूरब अपने परिवार के साथ गुंजन के घर आता है, जहां दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। पूरब, आज से गुंजन आपकी जिम्मेदारी है, मेरी ननद का ख्याल रखना। जी प्रिया भाभी, मैं गुंजन का ख्याल रखूंगा। कुछ देर बाद गुंजन अपने ससुराल आ जाती है, जो कि 2 कमरों का पुराना घर था। आहो गुंजन बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। पूरब बेटा, बहू को कमरे में ले जा। चलो गुंजन। कमरे में आने के बाद पूरब गुंजन से कहता है, गुंजन, मेरे बारे में तो तुम जानती ही हो। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ। मगर कुछ महीनों बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मैं सारी खुशी दूंगा। तब तक तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना होगा। मैं समझती हूँ पूरब, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं इंतजार करूंगी। शादी के पहले दिन से ही गुंजन अपने ससुराल में एडजस्ट करने लगती है, क्योंकि गुंजन इस उम्मीद में थी कि पूरब के प्रमोशन के बाद हालात ठीक हो जाएंगे। मगर अचानक से पूरब की नौकरी छिन जाती है। माँ, पापा, गुंजन, मेरी नौकरी नहीं रही। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? ऐसा कैसे हुआ? पूरब, तुम्हारा तो प्रमोशन होने वाला था, फिर अचानक से ये सब कैसे हो गया? गुंजन, आज के जमाने में गरीब की खुददारी और उसकी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं। जिस कंपनी को मैंने इतने साल दिए, उन्होंने मुझे काम से निकालकर मेरी जगह कम पैसे में कोई एम्प्लॉय रख लिया। ये अमीर लोग खुद को समझते क्या हैं? जब चाहे काम पर रखते हैं, जब चाहे निकाल देते हैं। हमारे घर में एक ही तो कमाने वाला था, उसकी भी नौकरी नहीं रही। अब इस घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? फिर कल को अनु की भी शादी करनी है, बिना पैसों के कैसे होगी उसकी शादी? पिताजी, आप परेशान मत होइए, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। पूरब काम ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता। उदास होकर वो घर आ रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे बहुत चोटें आती है। मजबूर होकर गुंजन काम ढूंढने निकल जाती है। गुंजन भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? अनु, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। जब तक तुम्हारे भैया ठीक नहीं हो जाते, इस घर को चलाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। गुंजन सारा दिन नौकरी की तलाश में भूखे प्यासे सड़कों पर इधर उधर भटकती है और आखिर में घर चलाने के लिए वो पढ़ी लिखी होकर भी लाचार होकर पल्लवी नाम की एक अमीर औरत के घर में सफाई बर्तन का काम करने लगती है। मेम साहब, मैंने सारा काम कर दिया है, मैं घर जाऊं? अरे रुक जरा, फ्रिज में कल का खाना पड़ा होगा। हम अमीर लोगों को तो बासी खाना खाने की आदत नहीं है, इसलिए ये खाना अपने साथ ले जाओ और बाहर जानवरों को डाल देना। गुंजन सारा खाना पैक करके घर जाने लगती है। तभी उसकी आंखों पर अपनी गरीब ससुराल वालों के भूखे मुरझाए चेहरे झलकने लगते हैं और वो खाना अपने घर ले आती है। बहू, आ गई तू, मगर इसमें क्या है? वो माँ जी जिनके घर में मैं काम करती हूँ ना, उन्होंने ये खाना दिया है और अभी हमारे घर में राशन भी नहीं है, इसलिए मैं इसे ले आई। गुंजन जल्दी से थाली में खाना परोसती है, मगर सब्जी खराब हो चुकी होती है। गुंजन भाभी, ये सब्जी तो खराब हो गई है। बहू, ये अमीर लोग हम गरीब को कोई भी अच्छी चीज नहीं देते, बल्कि जब वह उनके इस्तेमाल के लायक नहीं रहे थे, तब हम गरीबों को थमाते हैं।
जैसे तैसे सभी नमक रोटी खाकर रह जाते। समय गुजरता है। पैसे ना होने के कारण गुंजन और उसके गरीब ससुराल वाले हर रोज नमक रोटी खाकर रहते, मगर सच ये है कि इंसान चाहे गरीब हो या अमीर, दोनों की भूख बराबर होती है और सभी अच्छा खाना खाना चाहते हैं। एक दिन जब गुंजन पल्लवी के घर में सफाई कर रही होती तभी वहाँ प्रिया आ जाती है। वेलकम प्रिया, शादी के बाद तुम पहली बार मुझसे मिलने आई हो। यू जाओ, जाकर मेरी सहेली के लिए जूस लेकर आओ। उस वक्त तो प्रिया गुंजन को नहीं देख पाती, मगर जैसे ही गुंजन जूस लेकर बाहर आती तो अपनी ननद को गरीबी की हालत में फटी चिटी साड़ी में देखकर प्रिया चौंक जाती है। वहीं गुंजन के हाथों से भी जूस का ग्लास गिरकर टूट जाता है। गुंजन, प्रिया भाभी, अरे ओ दो कौड़ी की गई गुजरी गरीब नौकरानी, ये क्या किया तूने? इतना महंगा ग्लास तोड़ दिया। इसकी कीमत पता है कितना है? कहीं से भी लाकर दे इसके पैसे। बस करो पल्लवी, ये मेरी ननद है, नौकरानी नहीं, और ये तुम्हारे ग्लास के पैसे। चलो गुंजन। प्रिया पल्लवी के मुंह पर पैसे मारकर अपनी गरीब ननद को वहां से लेकर चली जाती है और गुंजन उसके गरीब ससुराल वालों की बुरी हालत को देखकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आओ ना प्रिया भाभी। नमस्ते माँ जी। आओ प्रिया बेटी, तुम हमारे घर की बुरी हालत को देख ही रही हो। इस घर में तुम्हारी ननद को रूखा सूखा खाने के सिवा कुछ नहीं मिलता। काफी देर बाद प्रिया गुंजन के ससुराल से लाल चाय पीकर अपने घर लौट आती है और 2 दिन बाद वह ढेर सारा सामान लेकर अपनी गरीब ननद के ससुराल आती है। भाभी, आप यहाँ अचानक से? क्यों, क्या एक भाभी अपनी ननद के घर नहीं आ सकती? अंदर आ जाऊं? हाँ भाभी, आइए ना। गुंजन, अब जल्दी से मुझे बताओ किचन कहाँ है? बताती हूँ, आइए मेरे साथ। गुंजन अपनी भाभी प्रिया को किचन में ले आती है। किचन की हालत बहुत ही टूटी फूटी और पुरानी होती है और कोने में मिट्टी का एक चूल्हा रखा होता है। भाभी, गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, इसलिए चूल्हे पर ही खाना बनता है। ये तो और भी अच्छी बात है, गैस पर तो मैं डेली खाना बनाती हूँ, आज मिट्टी के चूल्हे पर ट्राई किया जाए। प्रिया भरी गर्मी में खाने की तैयारी शुरू करती है और चूल्हे पर ढेरों स्वादिष्ट खाने बनाती है, जैसे कि दाल मखनी, शाही पनीर, पुलाव और भी बहुत कुछ। जिसके बाद गुंजन उसे गरीब ससुराल वालों को अपने हाथों से बनाया अमीरों वाला गर्मा गर्म खाना परोसती है। चलिए जल्दी से खाकर बताइए कैसा खाना बनाया है मैंने। एक बड़े वक्त बाद गुंजन और उसके गरीब ससुराल वालों को एक साथ इतना सारा स्वादिष्ट अमीरों वाला खाना खाने को मिला था। सभी को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। उस रोज वह भर पेट खाना खाते हैं। अरे वाह प्रिया बेटी, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। सचमुच भाभी, आपने तो मेरी भाभी को भी खाना बनाने में फेल कर दिया। ऐसा स्वाद तो 5 स्टार होटल के खाने में भी नहीं होता। आज आपकी वजह से हम गरीबों को घर में ही अमीरों वाला खाना खाने को मिल गया। थैंक यू सो मच भाभी। सचमुच भाभी, खाना वाकई बहुत अच्छा बना था। आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया ना? हाँ मेरी प्यारी ननद, क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी खुशियां लाना चाहती थी। अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे ससुराल वालों को अपने घर दावत पर बुलाती तो कहीं उनके दिल को ठेस ना पहुंचे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब तुम्हें कहीं और काम करने की कोई जरूरत नहीं है। गुंजन, मैं जिस घर की बहू हूँ, तुम उस घर की बेटी हो। उस घर में जितना हक तुम्हारे भैया का है उतना ही तुम्हारा है। तुम अपने भैया के साथ उनके बिजनेस में काम करो। मेरी पढ़ी लिखी ननद किसी के घर में नौकरानी बनकर काम करे, ये इस भाभी को गवारा नहीं। अपनी भाभी के मन में अपने लिए इतना प्यार और फिक्र देखकर गुंजन उसके गले लग जाती है, जिसके बाद वो अपने भाई के साथ ही बिजनेस संभालने लगती है। और कुछ वक्त बाद पूरब भी पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और दोनों साथ मिलकर काम करने लगते हैं, जिसके बाद उनके गरीब घर के हालात ठीक हो जाते हैं और दोनों ननद भाभी अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। चुप हो जा गुड्डी बिटिया, चुप हो जा। अरे क्या बात है रेखा बहू, गुड्डी इतना क्यों रो रही है? पता नहीं माँ जी, कब से चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, चुप ही नहीं हो रही है, बस रोए जा रही है। हो सकता है उसे गर्मी लग रही है, जाकर नहला दे। अपनी सास गायत्री के कहने पर रेखा अपनी बेटी को लेकर आंगन में लगे हैंडपंप पर, जिसके चारों तरफ ईंट पत्थर लगे होते हैं, वहीं नहलाने लगती है। मगर साबुन के फिसलाव से गुड्डी का सर हल्का पत्थर पर लग जाता है, जिससे दर्द में वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। मेरी बच्ची गुड्डी तो ठीक तो है। ये कहकर वो विधवा लाचार माँ रोते हुए अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। रेखा अपनी गरीब सास गायत्री के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है, जहाँ उसके घर में एक पंखा भी नहीं होता, जिस कारण उस गरीब को हर रोज कड़ी गर्मी में ही रहना पड़ता है। कुछ महीनों पहले ही रेखा का पति काम करते वक्त अपनी जान गंवा देता है, जिसके बाद से वो गरीब विधवा मजबूर माँ मलबा ढोती है।
ये तो थी एक गरीब की जिंदगी। आइए देखते हैं एक अमीर की लाइफस्टाइल। लल्लू, अरे ओ लल्लू। जी मालकिन। जरा टाइम देखना, टाइम क्या हो रहा है? इतनी देर हो गई और अभी तक तूने आयुष को नहलाया नहीं। मगर मालकिन, आयुष बाबा मेरे हाथों से नहीं नहाते हैं। बाबा बहुत छोटे हैं, उन्हें पल्लवी भाभी काहे नहीं नहलाती, वो उनकी माँ है। लल्लू, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ बिजी हूँ, जाकर आयुष को नहला देना। और हाँ, मेरे बेटे को नहलाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज भी कर लेना। लल्लू आयुष को झूले से उठाकर उसे नहलाने के लिए बड़े से बाथटब में बैठा देता है, जिसमें बहुत सारे खिलौने होते हैं। पल्लवी बहुत ही अमीर घर की बहू होती है, जिस कारण उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता। वहीं गरीब रेखा रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करती है। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, आप खा लेना। अच्छा माँ जी, मैं जाती हूँ। रेखा भूखे प्यासे मीलों पैदल पैदल चलकर मलबे के काम पर आ जाती है। क्यों नहीं देखा, तू क्या खुद को चौधराइन समझती है? सारे मजदूर सुबह सुबह ही यहाँ आ जाते हैं, एक तू ही इतनी देर से आती है। मैं तुझे काम पर नहीं रखूंगा, चल जा यहाँ से। नहीं नहीं हरि राम जी, मुझे काम से मत निकालिए। आप तो जानते हैं मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। भगवान के लिए मुझ विधवा लाचार के पेट पर लात मत मारो, मुझ पर थोड़ा तो तरस खाओ। घर के बुरे हालातों ने विधवा हुई रेखा को लाचार बना दिया था, जिस कारण वो हरिराम के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। अरे मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझ पर मत चढ़। हाँ, मगर अब तुझे इतने पैसों में अगले 1 महीने तक बाकी मजदूरों से 2 गुना मलबा ढोना होगा। मुझे ये भी मंजूर है हरिराम। ऐसा कहकर गरीब रेखा अपनी बेटी को वहीं बगल में एक बोरी पर सुलाकर मलबा ढोना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन जब रेखा काम पर जा रही होती है, तभी बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बहू देख, बाहर कितनी जोर से बारिश हो रही है। मेरी मान तो आज काम पर मत जा। नहीं माँ जी, मुझे काम पर जाना ही होगा, वरना हरिराम मुझे काम से निकाल देगा, वरना वो मेरी मेहनत 3 गुना कर देगा। और अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे क्या? आप तो जानते हैं कि जिस गरीबी में हम जी रहे हैं, उसमें रोजी रोटी चलाने के लिए हमें खून पसीना बहाना पड़ता है, फिर चाहे सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी क्यों ना हो। ऐसा कहते हुए उस गरीब विधवा बहू की आंखों से आंसू छलछला जाते हैं, जिसके बाद वो बारिश में भीगते हुए काम पर चली आती है। एक तरफ जहां बारिश उस गरीब के घर पर कहर बनकर टूटता है, वहीं बारिश को देखकर अमीर बहुत खुश होते हैं। रोनित, देखो ना, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। चलो ना, मैं तुम और आयुष घूम कर आते हैं। मगर पल्लवी, बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है। रोनित बेटा, हमारी लाइफ गरीबों की तरह क्या गंदी है जो हमें बारिश में भीगते हुए जाना है? इतनी सारी गाड़ियां हैं हमारे पास, अमीर लाइफस्टाइल है। चुपचाप से मेरे पोते और बहू को रोड ट्रिप पर ले जा। तेरे आने तक मैं लल्लू को कहकर पनीर के स्नैक्स बनवा कर रखती हूँ। अपनी माँ मनीषा के कहने पर रोनित पल्लवी और आयुष को गाड़ी में बिठा कर लाता है, जहाँ पल्लवी सड़क किनारे एक भुट्टे वाले को देखकर कहती है, स्टॉप द कार रोनित, मुझे स्वीट कॉर्न खाना है, प्लीज मेरे लिए लेकर आओ ना। यू नो, बारिश में भुट्टे खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, लाता हूँ। ये कहकर रोनित गाड़ी से उतर जाता है। तभी पल्लवी गाड़ी का शीशा खोलकर अपना हाथ बारिश में बाहर कर देती है। तभी वो गरीब रेखा को मलबा ढोते हुए देखती है। ओह माय गॉड, ये तो रेखा है। पल्लवी रेनकोट पहनकर गाड़ी से उतरकर रेखा के पास आती है और उसकी बहुत बेइज्जती करती है। रेखा, मेरी सहेली होकर तुमने ये क्या हालत बना रखी है? मुझे तो लगा था कि शादी के बाद तुम्हारी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, मगर तुम्हारी हालत तो बहुत ही बुरी है और गरीब है। मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। मुझे देखो, मेरी लाइफस्टाइल कितनी अलग है। मेरे पति एक बिजनेसमैन है, मेरे पास पैसा ही पैसा है। देखो, मेरे पैरों में लाखों के सैंडल हैं और तुम्हारे पास ये लाचारी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा पल्लवी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मगर मेरे कंधे पर अपनी सास और अपनी बेटी को पालने की जिम्मेदारी जरूर है। मेरी लाइफस्टाइल तुमसे बहुत अलग है। मैं तुम जितनी अमीर तो नहीं हूँ, मगर हाँ, इतना कर लेती हूँ कि रोजी रोटी कमा सकूं। चलती हूँ। ये कहकर वो गरीब विधवा अपनी आंखों में भरे आंसू को छुपाते हुए वहां से बारिश में भीगते हुए चली जाती है और वहीं
अमीर घमंडी पल्लवी अपनी अच्छी लाइफस्टाइल पर इतराते हुए कहती है, हाँ, औकात एक पैसे की नहीं है और इसके तेवर तो देखो, इस बारिश के मौसम में भी पैरों में चप्पल तक नहीं विधवा कहीं की। इस तरह समय बीतता जाता है और 20 साल हो जाते हैं और रेखा की बेटी बड़ी हो जाती है। साथ ही अपनी गरीब विधवा माँ की मेहनत को देखकर वो दिन में अपनी माँ के साथ मलबा ढोती है और घर में बिजली न होने के बाद भी रात में जाकर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती है। ये लालटेन की रोशनी इतनी कम कैसे हो गई? लगता है लालटेन के अंदर से मिट्टी तेल खत्म हो गया है, मुझे कहीं और जाकर पढ़ना होगा। ये कहकर गरीब गुड्डी पोल पर लगी लाइट की रोशनी में पड़ती है। वहीं अमीर आयुष अपने मखमल के बिस्तर पर एसी की ठंडी हवा में ठाठ से लेटा हुआ रईस वाली लाइफस्टाइल जीता है। आयुष बेटा, तुम सारा दिन वीडियो गेम खेलते रहते हो और लैपटॉप चलाते हो। मैं देख रही हूँ आजकल तुम अपनी स्टडीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसे तुम फ्यूचर में क्या करोगे? मम्मी, फ्यूचर की टेंशन गरीबों को होती है, हम जैसे अमीरों को नहीं। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं डैडी की तरह बिजनेस स्टार्टअप करूंगा। पल्लवी अपने बेटे आयुष की बातों में आकर उसके बिजनेस में लाखों रुपए लगा देती है, मगर अपनी बुरी लाइफस्टाइल के कारण आयुष का बिजनेस घाटे में डूब जाता है। वहीं अपनी मेहनत के कारण गरीब गुड्डी सरकारी अफसर बन जाती है, जिसके लिए उसे बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर और पुलिस सुरक्षा भी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी का परिवार पैसे पैसे को तरसने लगता है और आयुष की बिगड़ैलपन के कारण पल्लवी अपने बेटे को अपने घर की बुनियाद पर लोन उठाकर देने की भूल करती है, जिसे नौबत उनसे उनका खर्चा छीनने की भी हो जाती है। तभी पल्लवी रेखा के घर आती है। रेखा, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे पैसों का बहुत घमंड हो गया था, शायद इसीलिए मैंने अपने बेटे को भी बिगाड़ दिया और उसकी गलती के कारण आज मुझसे मेरा घर भी छीनने वाला है, मेरी मदद करो। रो मत पल्लवी, चुप हो जाओ, पहले थोड़ा पानी पी लो। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, आपका घर आपसे कोई नहीं छीनेगा। गुड्डी अपनी माँ की सहेली पल्लवी की मदद करती है। तभी पल्लवी कहती है, बेटी मेरी एक और मदद कर दो, अगर तुम्हारे पास मेरी बेटी के लिए कोई काम हो तो बताना, हमारे घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जरूर आंटी, मेरे दफ्तर में आयुष के लिए काम है, आप उसे भेज देना। गुड्डी अपनी गरीब माँ की सहेली के बुरे वक्त में उसकी मदद करती है, जिसके बाद पल्लवी का घमंड भी टूट जाता है और महीने के 30 दिन काम करने के बाद अमीर लाइफस्टाइल में जिया आयुष को भी मेहनत की कदर पता चलती है।